हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक क्वांटिटी Q है जो कि फॉर्मूलेटेड एज है x⁻², y⁻3/2 एंड z⁻−2/5, जहाँ x, y और z जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है, जिनका फ्रैक्शनल एरर जो है वो है 0.2, 0.2 और 0.5 रेस्पेक्टिवली मेजरमेंट में। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो होगा Q का वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई क्वांटिटी Q जो है वो बराबर है x⁴, y⁴ और z⁴ के, तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा उस क्वांटिटी का, यानी डेल्टा Q/Q, वो बराबर हो जाएगा mod A इंटू डेल्टा x/x प्लस mod B इंटू डेल्टा y/y प्लस mod C इंटू डेल्टा z/z, जहाँ डेल्टा x/x x का फ्रैक्शनल एरर है, डेल्टा y/y y का फ्रैक्शनल एरर है और डेल्टा z/z z का फ्रैक्शनल एरर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है Q का, यानी डेल्टा Q/Q, वो बराबर हो जाएगा mod -2 इंटू 0.1 प्लस mod 3/2 इंटू 0.2 प्लस mod -2/5 इंटू 0.5। ये बराबर आ जाएगा हमारा 2 इंटू 0.1 प्लस 3/2 इंटू 0.2 प्लस 2/5 इंटू 0.5, बराबर हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2 या बराबर 0.7। यही हमारा आंसर होगा। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो है Q का वो आ जाएगा 0.7, यानी हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये वेक्टर्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v इनिशियल जो कि है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड से। ये बॉडी इंटर करता है कांस्टेंट फोर्स फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है और वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, उसमें इंटर करता है। अगर बॉडी इस फील्ड में 5/3 सेकेंड्स के लिए रहता है तो वेलोसिटी जो है बॉडी का, जब वो फील्ड से बाहर निकलेगा तब क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है कहता है कि कांस्टेंट फोर्स फील्ड है 6 न्यूटन का, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो फोर्स F वेक्टर बराबर हो जाएगा 6k कैप न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स हो जाएगा 6k कैप न्यूटन, मास दिया हुआ है 2 kg, m बराबर 2 kg, तो A वेक्टर बराबर हो जाएगा F वेक्टर बाई m, ये बराबर हो जाएगा 3k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो बॉडी है ये इस फील्ड में 5/3 सेकेंड के लिए रहता है, इसलिए t बराबर आ जाएगा 5/3 सेकेंड, इसलिए AT बराबर हमारा आ जाएगा 5k कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी का u वेक्टर, ये बराबर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और AT का हमारा वैल्यू आ गया है 5k कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बॉडी है ये जब इस फील्ड से बाहर निकलेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा, ये वेलोसिटी होगा v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, ये बराबर आ जाएगा u हमारा है यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस AT हमारा है यहाँ पे 5k कैप, यानी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा v वेक्टर बराबर इतना, यानी ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये फोर्स एंड टॉर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक यूनिफॉर्म रिजिड रॉड है 27 सेंटीमीटर लेंथ का, ठीक है ना। इसके दोनों किनारे पे मास हैंग किया गया, इस किनारे पे 200 ग्राम का मास है, मतलब 0.2 kg का, और इस किनारे पे m मास है, मान लीजिए अननोन मास है ये, ठीक है ना। इस रॉड और मास को प्लेस किया गया है इस वेज पे, ठीक है ना। तो वेज से
इस राइट साइड हो जाएगा 25 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है और लेफ़्ट साइड इस साइड 2 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है। अब ये एक बीकर रखा गया है, उसमें धीरे धीरे पानी डाला जाता है। ये बीकर m जो मास अननोन मास उसके नीचे रखा गया है। एक पॉइंट पे क्या होता है, पानी डालते डालते कि जब ये m का आधा भाग पानी के अंदर चला जाता है तो ये जो है मास जो है बैलेंस हो जाता है इस वेज पे, ठीक है ना। अब हमको जो m है इसका वैल्यू निकालना है, कितना किलोग्राम अननोन मास का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो होगा मास m वाला वो कितना होगा। इसका 10 सेंटीमीटर साइड है, इसको बदलें तो 10⁻³ मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मिल जाएगा। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक हम मान लेते हैं रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो मास ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, रो गुने 10⁻³ किलोग्राम। अब मान लीजिए कि पानी जो मास पे बुओयंट फोर्स लगाता है वो Fb है, तो Fb बराबर होता है V इन रो जी, ठीक है ना। V इन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो पानी के अंदर है वो कितना हो जाएगा हमारा 10⁻³ क्योंकि आधा अंदर रहता है। रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पानी का डेंसिटी हो जाएगा। और अब हम टॉर्क बैलेंस करते हैं ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना। तो हो जाएगा mg माइनस Fp इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 0.2 g इंटू 25 सेंटीमीटर। इधर 25 सेंटीमीटर है, इधर 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा m माइनस वी इन इंटू रो इंटू जी बराबर 2.5 g हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, m का वैल्यू यहाँ पे है रो इंटू 10⁻³ माइनस ये माइनस हुआ इंटू वी इन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10⁻³ जो वॉल्यूम इन है, और इंटू रो का वैल्यू हो जाएगा 10 क्यूब, ये बराबर हो जाएगा हमारा 2.5 के। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा रो बराबर आ जाएगा 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसलिए मास ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, रो इंटू 10⁻³ ये बराबर हो जाएगा 3 किलोग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये फोर्स एंड टॉर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक ब्लॉक है मास 2 किलोग्राम का, ठीक है ना। उसका एक एंड जो है वो एक मासलेस स्प्रिंग से अटैच किया गया यहाँ पे, और इस स्प्रिंग का दूसरा एंड एक वॉल से अटैच है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम जो है एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव करता है। इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 2 मीटर है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 200 न्यूटन पर मीटर है। इस स्प्रिंग को ऐसे पुश किया जाता है कि इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर बन जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो रिलीज़ करने के बाद फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से x मीटर दूरी पे जो स्पीड होगा ब्लॉक का वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो इसलिए जो इनिशियल कंप्रेशन होगा x इनिशियल वो हो जाएगा 1 मीटर, ये हो जाएगा 2 - 1, 2 इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना। तो इनिशियली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक जो होगा वो आपको 0 होगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है इनिशियली। और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग जो होगा वो हो जाएगा हाफ के एक्स आई स्क्वायर, हाफ के एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई इनिशियल कंप्रेशन है। अब जब ब्लॉक को रिलीज़ किया जाता है तो वॉल से x डिस्टेंस पे जो है फाइनली कंप्रेशन क्या होगा, फाइनल कंप्रेशन XF जो होगा वो हो जाएगा 2 - x, 2 है नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा ब्लॉक का kx जो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी होगा एट x पे वो हो जाएगा हाफ mv², जहाँ v उसका स्पीड है, और ux जो होगा फाइनली वो हो जाएगा हाफ के ux मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग जो होगा एट डिस्टेंस x वो हो जाएगा हाफ के एक्स XF², ठीक है ना। अब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा इसलिए के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर हो जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल क्या है 0 है, यू इनिशियल क्या है हाफ एक्स आई इनिशियल स्क्वायर, के फाइनल क्या है हाफ mv² और यू फाइनल क्या है हाफ के XF² हो जाएगा। तो हाफ इनिशियल स्क्वायर माइनस XF², इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। हाफ m हो जाएगा 2 kg का ब्लॉक है, हाफ 2 × v² बराबर हो जाएगा हाफ के है यहाँ पे 200 और x इनिशियल हो जाएगा आपको
1 स्क्वायर और माइनस एक्स एफ स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 इंटू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसलिए वी बराबर आ जाएगा रूट अंडर इसका कर देंगे तो 10 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये ट्रांसलेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि दो बॉल है जिसका मास सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों का सेम है, वो प्रोजेक्ट किया जाता है डिफरेंट एंगल्स पे। इस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि मैक्सिमम हाइट रीच जो है फर्स्ट बॉल का वो 8 टाइम हायर है मैक्सिमम हाइट रीच बाय सेकंड बॉल से, ठीक है ना। T1 और T2 जो है वो टोटल फ्लाइंग टाइम है फर्स्ट और सेकंड बॉल का। तो जो रेशियो होगा T1/T2 का वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम हाइट रीच जो होता है एक प्रोजेक्टाइल से, जो एक प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट रीच करता है वो मान लीजिए h है, तो h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g के। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एच मैक्स जो है 1 का वो बराबर है 8 इंटू एच मैक्स 2 का, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g बराबर 8 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g। इसलिए हमें मिल जाएगा साइन थीटा 1 बराबर 2 रूट साइन थीटा 2। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल का, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हुआ कि टोटल फ्लाइंग टाइम क्या है प्रोजेक्टाइल का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा/g। तो इसलिए T1/T2 बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा 1/g डिवाइडेड बाई 2u साइन थीटा 2/g। ये बराबर आ जाएगा साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 और ये बराबर आ जाएगा 2 रूट 2 यहाँ से। थैंक यू फ्रेंड्स। इसलिए हमें मिल गया T1/T2 बराबर 2 रूट 2। इसलिए रेशियो जो हो जाएगा T1:T2 का वो हो जाएगा 2 रूट 2:1, यानी हमारा आंसर 1 होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये रोटेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक रॉड है जिसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ l है, उसको बेंड करके एक रिंग बनाया गया है रेडियस r का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा रिंग का अबाउट, मतलब उसके डायमीटर के अबाउट वो कितना होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस रॉड को बेंड करके हमने जो रिंग बनाया उसका मास m और रेडियस r है। तो रॉड का जो मास होगा वही होगा रिंग का मास। तो रिंग का मास हमारा कितना हो जाएगा l इंटू लैम्डा, क्योंकि वही रॉड का मास होगा। और जो हमारा रिंग का सरकमफेरेंस होगा 2πr, वो होगा रॉड के लेंथ के बराबर, l के बराबर। तो हमें रिंग का रेडियस r जो है वो मिल जाएगा इक्वल टू l/2π के बराबर। अब फ्रेंड्स, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर हम देखें तो जेड के अबाउट जो इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के अबाउट आई जेड रिंग का, वो हो जाएगा आई जेड बराबर IX प्लस IY। तो आई जेड बराबर कितना होगा mr², ये बराबर हो जाएगा IX प्लस IY। लेकिन IX बराबर होगा IY के और ये बराबर होगा ID क्या होगा इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग, वो हो जाएगा ID। तो हमें फ्रेंड्स इससे मिल जाएगा 2ID बराबर mr², इसलिए ID बराबर इनर्शिया अबाउट डायमीटर बराबर mr²/2। तो अब हम यहाँ मास m और r का वैल्यू रखेंगे। तो ID बराबर हो जाएगा हमारा l λ/2 इंटू l/2π का होल स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा हमारा l λL3/8π²। यानी हमारा इनर्शिया अबाउट डायमीटर ID बराबर हो गया λL3/8πr², यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का और ये रोटेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक थिन सॉलिड डिस्क है 1 किलोग्राम का
वो रोटेट कर रहा है अलोंग इट्स डायमीटर एक्सिस और स्पीड है रोटेशन का 1800 आरपीएम। उसके बाद कहता है कि एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया जाता है 25 पाई न्यूटन पर मीटर का 40 सेकंड के लिए और उससे स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है 2100 आरपीएम पे। तो डायमीटर क्या है डिस्क का ये पूछ रहा है। तो यहाँ मास जो है डिस्क का वो दिया हुआ है m बराबर 1 किलोग्राम। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है डिस्क का डब्ल्यू ओमेगा इनिशियल वो है 1800 आरपीएम, यानी 1800 इंटू 2 पाई/60 मतलब 60 पाई रेडियन पर सेकेंड है। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है डिस्क का ओमेगा फाइनल वो है 2100 आरपीएम, यानी कि 2100 इंटू 2 पाई/60 बराबर 70 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना। अब जो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किया जाता है टाउ एक्सटर्नल वो है 25 पाई न्यूटन मीटर का और ये टाइम टी यानी 40 सेकंड के लिए ये अप्लाई किया जाता है। टी बराबर 40 सेकंड हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का अब हम यूज़ करेंगे। तो ओमेगा फाइनल बराबर जो होता है वो होता है ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। अल्फ़ा क्या हो गया इसका, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा हो गया, और ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और टी हो गया टाइम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओमेगा फाइनल जो कि 70 पाई है वो बराबर हो जाएगा ओमेगा इनिशियल यानी 60 पाई प्लस अल्फ़ा इंटू टी। टी है 40 सेकेंड। तो अल्फ़ा बराबर हमको आ जाएगा पाई/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाउ बराबर जो होता है वो होता है टाउ बराबर होता है आई अल्फ़ा। टाउ क्या हो गया, टॉर्क, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ आई कितना है, आई है यहाँ पे mr²/4। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ डिस्क। ठीक है ना। तो हम वैल्यू रख देंगे, टाउ का वैल्यू आ गया यहाँ पे 25 पाई इज इक्वल टू mr²। m का वैल्यू है 1 किलोग्राम, 1 इंटू r²/4 mr²/4, और इंटू अल्फ़ा का वैल्यू है हमारा पाई/4। इससे r बराबर हमको मिल गया 20 मीटर, रेडियस मिल गया 20 मीटर, इसलिए डायमीटर ऑफ डिस्क जो होगा वो होगा आपको 2r यानी 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। थैंक यू फ्रेंड्स। डायमीटर ऑफ डिस्क हमारा हो गया 40 मीटर। 40 मीटर। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर का सवाल है। इसमें कहता है कि एक सैंपल है लिक्विड का जिसको रखा गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि इस सैंपल को कंप्रेस किया जाता है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, जिसके कारण जो उसका लिक्विड का वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है 0.8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है ना। कहता है कि अगर बल्क मॉडुलस जो है लिक्विड का वो 2 गीजा पास्कल है तो इनिशियल वॉल्यूम लिक्विड का कितना लीटर है। इसमें कह रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप 10⁻5 पास्कल ले लीजिए। अब यहाँ जो है इनिशियल प्रेशर जो है लिक्विड का वो पी इनिशियल ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फाइनल प्रेशर जो है लिक्विड का पी फाइनल वो है 5 एटमॉस्फेरिक। तो चेंज इन प्रेशर जो होगा डी पी वो बराबर हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁵ पास्कल। अब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा डी वी वो बराबर होगा -0.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये दिया हुआ है, माइनस इसलिए हम ले रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो घट रहा है प्रेशर के बढ़ने से। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है 2 गीजा पास्कल, इसका मतलब 2 इंटू 10⁹ पास्कल। ठीक है। अब हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो इक्वल टू होता है -dp डिवाइडेड बाई dv/v। ठीक है ना। इससे हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू -b इंटू dv/dp। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस बी का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 10⁹9। ठीक है ना। dv इंटू dv है यहाँ पर, dv का वैल्यू है हमारा -0.8 इंटू 10⁻⁻6। 0.8 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हमारा
इतना आ जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6। और dp जो है वो बराबर है हमारा 4 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा ये इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इसका मतलब हो जाएगा 4 लीटर। यही हमारा वॉल्यूम होगा, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का है और ये वाइब्रेशन एंड वेव्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि दो स्ट्रिंग है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का और सेम मटेरियल का बना हुआ है। उन दोनों को स्ट्रेस्ड किया जाता है सेम अमाउंट ऑफ टेंशन के लिए। ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि एक ट्रांसवर्स वेव जो है उसको पास किया जाता है दोनों स्ट्रिंग से। तो वेलोसिटी जो है वेव का पहले स्ट्रिंग में जिसका क्रॉस सेक्शन r है वो v1 है, और जो दूसरे स्ट्रिंग में वेलोसिटी है जिसका क्रॉस सेक्शन r/2 है वो v2 है। तो v2/v1 का रेशियो यहाँ पूछ रहा है। तो वेलोसिटी जो है ट्रांसवर्स वेव का एक स्ट्रिंग में अगर v है तो v बराबर होता है √T/μ। T क्या होता है? T होता है टेंशन स्ट्रिंग में, और μ होता है स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी। तो म्यू जो होता है लीनियर मास डेंसिटी वो बराबर हो जाएगा m/l। ये बराबर हो जाएगा रो इंटू ए। रो क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है ना, इस मटेरियल का, और ये हो जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बराबर हो जाएगा रो इंटू πr²। रो डेंसिटी हो जाएगा और r जो है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। तो v बराबर हमारा आ जाएगा √T/ρ इंटू πr²। ठीक है ना। तो दोनों स्ट्रिंग में जो है टेंशन सेम है इसलिए T सेम होगा, और दोनों स्ट्रिंग में जो डेंसिटी है दोनों स्ट्रिंग का वो सेम है क्योंकि सेम मटेरियल का है, तो रो भी सेम होगा। इसलिए v2/v1 बराबर हमारा आ जाएगा r1/r2। ये बराबर हो जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो v2/v1 बराबर 2 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 2। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का है और ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि दो हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव्स है y1 इज इक्वल टू 4 sin kx माइनस ओमेगा टी और y2 बराबर 2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 2π/3। ठीक है ना। इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो वेव बनेगा उसका जो एम्पलीट्यूड और फेज होगा वो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि जो हार्मोनिक वेव है वो है मतलब y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी माइनस kx है, और y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5 है। इसलिए यहाँ हमें मिल जाएगा a1 बराबर 4, ये 4 है, और a2 बराबर 2 और 5 बराबर हो जाएगा 2π/3। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि y1 और y2 के जो सुपरपोजिशन से वेव बनता है वो y है, और y बराबर है a sin ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि दोनों वेव के सुपरपोजिशन से जो वेव बनता है y उसका एम्पलीट्यूड a है। ठीक है ना। a बराबर हो जाएगा a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos 5 टू दी होल टू दी पावर हाफ, मतलब पूरा का रूट अंडर। ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा 4² प्लस 2² प्लस 2 4 इंटू 2 इंटू कॉस 2π/3 पूरा का पावर हाफ। ये बराबर हो जाएगा 2√3। तो मान लीजिए जो रिजल्टेंट वेव है y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस kx प्लस थीटा, उसमें रिजल्टेंट वेव का जो फेज है वो थीटा है। तो tan थीटा बराबर होता है a2 sin 5/a1 प्लस a2 cos 5। ठीक है ना। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, a2 के जगह हो जाएगा 2 sin 2π/3/4 प्लस 2 cos 2π/3। ये बराबर हो जाएगा 1/√3 के। तो वैल्यू रखने पे हमारा tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3, मतलब थीटा बराबर आ जाएगा π/6। इसलिए जो सुपरपोजिशन से वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड a बराबर हो जाएगा 2√3, और उसका फेज जो होगा वो होगा थीटा बराबर π/6। सही आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।
तो यहाँ हमारा आंसर होगा 4। एम्पलीट्यूड बराबर 2√3 और फेज बराबर π/6 ऑफ द रिजल्टेंट वेव। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये हीट एंड कैलोरीमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 200 मीटर हाइट से वाटर जो है वो एक पूल में गिर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि राइज ऑफ टेम्परेचर जो होगा वाटर का वो कैलकुलेट करना है। अज्यूम क्या करना है कि नो हीट डिसिपिटेशन होता है, कोई हीट डिसिपिटेट नहीं होता है वाटर से, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू और जी का वैल्यू। तो फ्रेंड्स 200 मीटर हाइट से गिरने के कारण वाटर का जो मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगा वो हो जाएगा E बराबर mgh। और हीट जो रिक्वायर्ड होगा वाटर का टेम्परेचर डेल्टा T रेज करने के लिए वो हो जाएगा Q बराबर ms डेल्टा T। अब चूंकि फ्रेंड्स एनर्जी सप्लाई किया जाता है वाटर को उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसलिए mgh बराबर हो जाएगा ms डेल्टा T। तो डेल्टा T का वैल्यू आ जाएगा gh/s। तो फ्रेंड्स हमारा डेल्टा T आ जाएगा gh/s। gh क्या हो जाएगा जूल पर किलोग्राम केल्विन और s क्या हो जाएगा जूल पर किलोग्राम, gh हमारा आ जाएगा जूल पर किलोग्राम और s हमारा आ जाएगा जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है ना। तो डेल्टा T वैल्यू रख देंगे, g का 10 हो जाएगा, h है 200 मीटर और s है हमारा 4200, ठीक है ना। ये वैल्यू रख देंगे तो इतना केल्विन हमारा आ जाएगा। तो डेल्टा T हो जाएगा 10/21 केल्विन, इसलिए डेल्टा T हमारा आ जाएगा 0.48 केल्विन। 0.48 केल्विन यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका गामा 5/3 है, उसको स्टोर किया जाता है एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में और गैस को जो है सडनली कंप्रेस कर दिया जाता है 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम तक, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर क्या होगा गैस का। गामा जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, वो रेशियो होता है गामा। यहाँ फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम जो है थर्मली इंसुलेटेड होता है सराउंडिंग से और कोई एक्सचेंज नहीं होता है हीट का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। और जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो क्विकली होता है, ठीक है ना। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV टू द पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि P इनिशियल इंटू V इनिशियल गामा इज इक्वल टू हो जाएगा P फाइनल इंटू V फाइनल गामा के, ठीक है ना। तो P फाइनल बाई P इनिशियल हो जाएगा V इनिशियल बाई V फाइनल टू द पावर गामा के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा V इनिशियल टू V फाइनल कितना होगा 8, क्योंकि गैस को जो है 1/8 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम तक कंप्रेस किया जाता है। तो V इनिशियल बाई V फाइनल हो जाएगा 8। तो P फाइनल बाई P इनिशियल हो जाएगा हमारा 8 टू द पावर 5/3, गामा जो है वो 5/3 है। तो P फाइनल बाई P इनिशियल हमारा 32 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि यंग्स मॉडुलस फाइंड करने के एक्सपेरिमेंट में एक 3 मीटर लॉन्ग वायर जिसका रेडियस 3 मिलीमीटर है उसको वर्टिकली लोडेड किया जाता है 50 kg के मास से, जिससे उसमें एक्सटेंशन होता है 0.1 mm का। वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर जो है इस एक्सपेरिमेंट में वो हमें आता है P इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू P का पूछ रहा है, स्मॉल g का वैल्यू बोल रहा है 3 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करने के लिए।
तो फ्रेंड्स हमें पता है कि एफ बाई ए बराबर वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल होता है, जहाँ एफ स्ट्रेचिंग फोर्स है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, वाई यंग्स मॉडुलस है वायर का, डेल्टा एल एक्सटेंशन है वायर का और एल जो है लेंथ है वायर का। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा एफ है वो बराबर हो जाएगा एम जी के। मास कितना है 50 किलोग्राम और जी का वैल्यू दिया हुआ है 3 पाई। तो एफ बराबर हमारा आ जाएगा 50 इंटू 3 पाई न्यूटन, ठीक है ना। और यहाँ जो एरिया है ए बराबर है पाई आर स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा पाई इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर इसका स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा एफ का वैल्यू आ गया 50 इंटू 3 पाई बाई 3 पाई न्यूटन। ए का वैल्यू आ गया पाई इंटू 3 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। वाई जो है यंग्स मॉडुलस, इसका वैल्यू है पी इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पे हमारा है 0.1 इंटू 10⁻³ और एल का वैल्यू है हमारा यहाँ 3 मीटर। तो हमारा पी का वैल्यू आ जाएगा इतना, इसका मतलब पी बराबर 5 आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेज एंड लेंसेज चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला, ठीक है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर इसके सरफेसेस का वो 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसका जो कॉनकेव सरफेस है वो अपवर्ड्स है यहाँ, और इसको एक लिक्विड से फिल किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। तो जो फोकल लेंथ होगा लिक्विड ग्लास कॉम्बिनेशन का वो पूछता है कितना होगा। तो फ्रेंड्स जो लेंस मेकर फार्मूला होता है वो कहता है 1/f इज इक्वल टू होता है μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम लिक्विड लेंस को कंसिडर करते हैं। लिक्विड लेंस में हमारा म्यू दिया हुआ है 1.3, r1 हो जाएगा इन्फिनिटी और r2 हो जाएगा -30। तो 1/f लिक्विड हो जाएगा 1.3 माइनस 1 इंटू 1/∞ माइनस 1/-30 हो जाएगा 0.3/30। अब हम ग्लास लेंस कंसिडर करते हैं, तो इसमें म्यू बराबर हो जाएगा 1.5, r1 बराबर -30 और r2 बराबर -20। तो 1/f ग्लास कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/-30 माइनस 1/-20, ये बराबर हो जाएगा 0.5/60। तो यहाँ हमारा 1/f लिक्विड आया 0.3/30 और 1/f ग्लास है 0.5/60। मान लीजिए जो कॉम्बिनेशन है उसका फोकल लेंथ f है, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f लिक्विड प्लस 1/f ग्लास, ये बराबर हो जाएगा 0.3/30 प्लस 0.5/60, ये बराबर हो जाएगा 11/600। इसलिए f जो है वो हमारा आ जाएगा 600/11 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड ग्लास कम्बिनेशन ये हो जाएगा हमारा 600/11 यानी 4 हमारा आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेज एंड लेंसेज चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, वो एक कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है उसके कॉन्टैक्ट में प्लेस किया गया है, दोनों कॉन्टैक्ट में है। अब कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको 20 सेंटीमीटर लेफ़्ट में प्लेस किया जाता है इस लेंस सिस्टम के, ठीक है ना। तो कहता है कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा फ्रॉम लेंस सिस्टम वो कितना सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स फोकल लेंथ जो होगा कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव होता है, इसलिए f1 बराबर आ जाएगा +30 सेंटीमीटर, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए f2 बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स अगर लेंस कॉन्टैक्ट में है तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ होता है वो दिया जाता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ है, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/30 प्लस
1/-20, तो एफ बराबर हमारा आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को जो इस लेंस सिस्टम से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में प्लेस किया जाता है, इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा u बराबर -20 सेंटीमीटर। अब लेंस फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 1/-60 बराबर 1/b माइनस 1/-20 हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो v बराबर -15 सेंटीमीटर हो गया, का मतलब हो गया कि डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होगा लेंस सिस्टम से वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा आंसर 4 सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये नेचर ऑफ लाइट चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें कहता है कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स है वो वाइट लाइट है। अब इसमें जो है इस एक्सपेरिमेंट में एक सिल्ट जो है उसको कवर किया गया है रेड फिल्टर से और दूसरे सिल्ट को ग्रीन फिल्टर से। तो इस केस में क्या होगा पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए जो दो वेव्स हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। दो सोर्स को कोहेरेंट तभी कहा जाता है जब वो एक ही फ्रीक्वेंसी का सेम फ्रीक्वेंसी का वेव प्रोड्यूस करते हैं, और सेम फ्रीक्वेंसी का है मतलब सेम वेवलेंथ होगा दोनों वेव्स का, ठीक है ना। और उनका जो इनिशियल फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी दो वेव को कोहेरेंट कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स कि जब वाइट लाइट जो है दो डिफरेंट कलर फिल्टर रेड और ग्रीन पे गिरेगा तो वो एमिट करेगा दो डिफरेंट लाइट रे, ठीक है ना। एक लाइट रे होगा रेड और एक रे होगा ग्रीन। तो दोनों जो रेड और ग्रीन लाइट है दोनों का जो है वेव लेंथ वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ जो सोर्स है लाइट का वो कोहेरेंट नहीं होगा क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, जो हमें रिजल्टिंग पैटर्न मिलेगा वो एक स्ट्रिप होगा, ब्राइट रेड और ग्रीन स्ट्रिप होगा, ठीक है ना। वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर 2 करेक्ट है। देयर शैल नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और फ्रेंड्स हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ओवरलैपिंग रिमूव करने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि वाइट लाइट का यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पे जो है कलर्स का जो है ओवरलैपिंग भी होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है एक इरेगुलर मेटलिक डिस्क में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है ना। अगर सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 4 चार्ज डेंसिटीज़ है गिवन पॉइंट्स पे, तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। इसमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व का जितना ज़्यादा छोटा होता है उस कर्व का शार्पनेस जो है उतना ज़्यादा होता है। शार्पनेस यानी कर्वेचर उतना ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ फिगर में देखते हैं शार्पनेस जो है 0.1 पे वो सबसे ज़्यादा है, यानी S1 सबसे ज़्यादा है। उसके बाद शार्पनेस S3 जो है वो आएगा, शार्पनेस 3 पे है। उसके बाद शार्पनेस जो है 3 पे वो 2 से बड़ा हो जाएगा, यानी ये बड़ा होगा S2 से, और S2 और S4 पे जो शार्पनेस होगा कर्व का वो बराबर होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम शार्पनेस के हिसाब से देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R जो हो जाएगा वो आ जाएगा R1, उसके छोटा है R3 से, R3 छोटा है R2 से, और R2 और R4 बराबर है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम वहाँ पे होगा जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा, ठीक है ना, यानी सिग्मा वेरीज एज 1/r हो जाएगा।
अब चूंकि फ्रेंड्स R1 छोटा है R3 से, छोटा है R2 से, बराबर R4 है, इसलिए सिग्मा 1 जो है वो बड़ा हो जाएगा सिग्मा 3 से, और सिग्मा 3 बड़ा होगा सिग्मा 2 से, और सिग्मा 2 और सिग्मा 4 बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 कहता है सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 3 से, और सिग्मा 2 और सिग्मा 4 बराबर है, तो यानी ऑप्शन ए भी सही होगा। ऑप्शन बी हमारा कहता है कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, और सिग्मा 3 बड़ा है सिग्मा 4 से, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। सी तो है ही सही। ऑप्शन डी कहता है कि सिग्मा 1 छोटा है सिग्मा 3 से, ये गलत होगा, और ई वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा 1, ए बी सी करेक्ट होगा। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन ए और रीज़न आर। असर्शन ए कहता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर एक टेस्ट चार्ज को अगर 2 पॉइंट के बीच में मूव किया जाता है तो वर्क डन जो होता है, मूव करने में जो लगता वर्क डन हुआ वो जीरो होगा। वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। आप कोई सा भी पाथ चूज कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीज़न आर कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर में, वो कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू सेम होता है जो 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 इलेक्ट्रिक सेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उससे उसका वैल्यू सेम होता है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर पोटेंशियल जो है हर जगह जो है कांस्टेंट होगा और सेम होगा, ठीक है ना। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज के स्फेरिकल सेल के अंदर अगर हम देखें तो V इनसाइड यानी पोटेंशियल जो है अंदर वो बराबर होगा V सेंटर, यानी पोटेंशियल जो है सेंटर पे, और वो बराबर होगा V सरफेस यानी पोटेंशियल जो है स्फेरिकल सेल के सरफेस पे। ये सब सेम होगा और इसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू Q/R। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो रीज़न R दिया गया है वो करेक्ट है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि एक स्फेरिकल सेल के अंदर 2 पॉइंट है A और B, तो एक चार्ज Q को A से B तक ले जाने में जो वर्क डन होगा AB, वो बराबर हो जाएगा QVB माइनस VA। ये हम किसी भी पाथ से ले जाएंगे, वर्क डन AB बराबर QVB माइनस VA होगा। अब स्फेरिकल सेल के अंदर चूँकि पोटेंशियल हर जगह सेम है तो VB बराबर हो जाएगा VA के, इसलिए वर्क डन AB बराबर हो जाएगा 0 के। इसका मतलब हमारा असर्शन ए भी सही है, और जो रीज़न आर है वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN 25 का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसका यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि द नेट फ्लक्स जो है थ्रू अ गॉसियन क्यूब, जिस क्यूब का साइड लेंथ √3 सेंटीमीटर है, वो क्या होगा अगर ये जो वायर है वो पास करता है उस क्यूब के 2 ऐसे कॉर्नर से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन क्यूब फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, गॉसेज लॉ के हिसाब से जो नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन क्यूब है फाई बराबर हो जाएगा Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलम नॉट। Q इनक्लोज्ड क्या है? Q इनक्लोज्ड है चार्ज जो है, जो क्लोज बॉडी में इनक्लोज्ड है वो है Q इनक्लोज्ड और बाई एप्सिलम नॉट। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि वायर का जो लेंथ क्यूब के अंदर इनक्लोज्ड है वो x है, ठीक है ना। तो फाई बराबर हो जाएगा Q इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलम नॉट। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √3a, ठीक है ना। तो लैम्डा x बाई एप्सिलम नॉट क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू √3a बाई एप्सिलम नॉट।
तो फ्रेंड्स हमारा फाइव बराबर आ गया लैम्डा इंटू √3a/ε0। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। हमारा जो लैम्डा का वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁹ 2 नैनो कूलम पर मीटर है। यहाँ जो √3a का वैल्यू है वो हो जाएगा √3 × 10⁻², क्योंकि a बराबर √3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और 1/ε0 का जो वैल्यू रखेंगे तो 1/ε0 यहाँ से आ जाएगा 36 पाई × 10⁹, ये ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो 5 बराबर इतना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बराबर आ जाएगा 2.16 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 2 मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस r और 3r है और दोनों का सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब कहता है कि अगर दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है और उसके बाद सेपरेट कर दिया जाता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो स्मॉलर स्फीयर पे है वो σ1 हो जाता है और बिगर स्फीयर पे σ2 हो जाता है। तो रेशियो पूछ रहा है σ1/σ2 का। अब फ्रेंड्स, एक स्फेरिकली चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टर जो होता है उसके जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो दिया जाता है V = 1/4πε0 × Q/r से, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 × Q का हो जाएगा σ × 4πr² और r, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा V बराबर हमारा आ जाएगा σr/ε0, ठीक है। तो हमें यहाँ मिल गया V बराबर σr/ε0, ठीक है। अब फ्रेंड्स, कांटेक्ट करने के बाद क्या होगा कि दोनों मेटल स्फीयर जो है उनके जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो दोनों सेम हो जाएगा, यानी V1 बराबर V2 आ जाएगा। इसलिए हमारा मिल जाएगा σ1r1 बराबर σ2r2 यहाँ से, ठीक है ना। तो σ1/σ2 बराबर हो जाएगा r2/r1, ठीक है। तो σ1/σ2 हमें मिल जाएगा कितना, r2/r1। ये बराबर हो जाएगा 3r/r बराबर हो जाएगा 3, इसलिए σ1/σ2 बराबर हो जाएगा 3 के। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 4। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का है और ये कैपेसिटेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेपरेशन जो उसके बीच का D है वो 1.7 mm है, ठीक है ना। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है उसको फील्ड किया गया यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और 5 है, यहाँ 3 और 5 है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 7.5 पिकोफैराड है, उसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में इस अरेंजमेंट से, ठीक है ना। तो कहता है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो होगा इस कॉम्बिनेशन का वो कितना पिकोफैराड होगा। ε0 का वैल्यू दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो अरेंजमेंट है ये इक्विवेलेंट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर C1 और C2 के, ठीक है ना, जिसका ईच का एरिया A है और सेपरेशन जो है बीच का वो D/2 है। एरिया A होगा और सेपरेशन बीच का D/2 हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट होगा ये कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम C सीरीज़ कहें यानी CS कहें तो 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 के, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है। तो यहाँ जो हमारे कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस है CS, ये हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2। 1/C1 को हम लिख सकते हैं D/2/ε0 K1A
इसी तरह C2 को लिख 1/C2 को लिख सकते हैं D/2 एप्सिलम नॉट K2 है, क्योंकि C जो होता है वो बराबर होता है एप्सिलम नॉट K/D, इसलिए हमें CS जो है वो मिल जाएगा एप्सिलम नॉट A/D इंटू 2K1 K2/K1 प्लस K2। अब हम इसमें अपना वैल्यू रख देंगे CS में। CS इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलम नॉट का वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, A का हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, D का हो जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻3 और 2K1 K2/K1 प्लस K2 का वैल्यू होगा 30/8। ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻12 यानी 7.5 पिकोफैरेड है। अब हमारा जो C इक्विवेलेंट होगा फाइनली वो हो जाएगा CS, जो अरेंजमेंट है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है P में 7.5 पिकोफैराड है इससे, तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 7.5 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 15 पिकोफैराड है। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ये जो फिगर है इसमें एक स्क्वायर लूप ABCD दिखा रहा है जिसका एज लेंथ A है और ये एक प्लेन में रखा हुआ है। कहता है कि अगर रेजिस्टेंस जो है ABC पार्ट का वो R है और ADC पार्ट का रेजिस्टेंस 2R है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे इस स्क्वायर लूप के, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस लूप में अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है I, इससे हमें मिल जाएगा I1 बराबर 2I/3 और I2 बराबर I/3। तो फ्रेंड्स, अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ जो लूप होगा B वेक्टर वो बराबर हो जाएगा, मतलब AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो प्लस BC के कारण जो होगा प्लस CD के कारण जो होगा प्लस DA के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे। अब फ्रेंड्स, हम इस लूप का AB पार्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो AB पार्ट के कारण जो सेंटर O पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा BAB बराबर μ0/4 पाई इंटू I1/D। I1 क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है AB पार्ट में, और D परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस K कैप इसलिए होगा क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड द पेज होगा, मतलब माइनस K कैप होगा। अल्फा और बीटा हमारा यहाँ π/4 है, D है हमारा A/2, इसलिए BAB बराबर हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB बराबर माइनस μ0/4 पाई इंटू 2I/3। 2I/3 क्या है, I1 का वैल्यू है और D का वैल्यू है A/2, ठीक है ना, इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर हो जाएगा √2 और K कैप, ये इसका डायरेक्शन होगा। इसी तरह हम BC CD और DA के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी निकाल लेंगे। तो BC के कारण CD और DA में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लस K कैप होगा, और AB और BC में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड माइनस K कैप होगा। इन सब को ऐड कर देंगे तो B बराबर हमारा आ जाएगा -√2 μ0I/3 पाई A इंटू K कैप। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी -σ है, उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया जाता है रेस्ट से। तो उस इलेक्ट्रॉन से जुड़ा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा उसका रेट ऑफ चेंज वो वैरी करता है इन्वर्सली एज nth पावर ऑफ टाइम से, ठीक है ना। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n का पूछा है। तो इसमें मानता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो p होगा एट एनी टाइम t, ठीक है ना, और उससे इलेक्ट्रॉन से जुड़ा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो लैम्डा होगा एट एनी टाइम t, ये माना है।
तो यहाँ P बराबर हो जाएगा h बाई लेमडा, यानी dP बाई dt बराबर होगा माइनस h बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा बाई dt। तो यहाँ हमारा जो MA है वो है इक्वल टू माइनस h बाई लेमडा इंटू डी लेमडा बाई dt। इसमें जो ये नेगेटिव साइन है ये दिखाता है कि लेमडा जो है वो टाइम के साथ घटता है। तो यहाँ हमारा A बराबर आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर बाई एम एच इंटू डी लेमडा बाई डी टी। पी का वैल्यू कितना होगा, mv होगा, इसलिए A बराबर आ जाएगा माइनस mv स्क्वायर बाई एच इंटू डी लेमडा बाई डी टी। तो हमारा डी लेमडा बाई डी टी बराबर आ जाएगा माइनस ए एच बाई एम वी स्क्वायर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के नज़दीक में किसी पॉइंट P पे वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलम नॉट। यहाँ माइनस है डेंसिटी, इसलिए यहाँ पे माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलम नॉट हो जाएगा और Q का वैल्यू हो जाएगा माइनस E और बाई M, ठीक है ना। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा A इज इक्वल टू सिग्मा E बाई 2m एप्सिलम नॉट, ठीक है। V बराबर AT, क्योंकि यहाँ इनिशियली रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, U बराबर 0 हो जाएगा। अब हम V और A का वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा जो डी लेमडा बाई डी टी होगा वो हो जाएगा माइनस एच बाई एम ए बाई वी स्क्वायर। वी की जगह हम रख देंगे ए टी, यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा डी लेमडा बाई डी टी का इतना। तो मतलब डी लेमडा बाई डी टी बराबर इतना आएगा, डी लेमडा बाई डी टी, यानी डी लेमडा बाई डी टी वैरीज एज 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-MEN 25 का है और ये न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक न्यूक्लियस जिसका मास नंबर कैपिटल A है और रेडियस कैपिटल R है, तो मास डेंसिटी जो होगा न्यूक्लियस को उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। या तो A के टर्म में पूछ रहा है या इंडिपेंडेंट ऑफ A, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन का मास m है, ठीक है ना, तो जो मास होगा न्यूक्लियस का वो हो जाएगा A इंटू एम। तो न्यूक्लियस का मास हो जाएगा A इंटू एम। A क्या है, हमारा मास नंबर है, और m क्या है, मास है न्यूक्लियन का। न्यूक्लियन मतलब क्या होता है कि किसी प्रोटॉन को या किसी एक न्यूट्रॉन को जो है वो न्यूक्लियन कहते हैं। तो m जो है मास है न्यूक्लियन का। अब हम अज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल होता है, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा न्यूक्लियस का वो हो जाएगा, तो फ्रेंड्स वॉल्यूम जो हो जाएगा न्यूक्लियस का वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, क्योंकि आर बराबर होता है आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। आर नॉट क्या हो गया, आर नॉट हो गया हमारा रेडियस हो जाएगा न्यूक्लियन का, और ये तो मास नंबर है। तो फ्रेंड्स हमारा मास डेंसिटी जो हो जाएगा न्यूक्लियस का यानी रो एन, ये बराबर हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है A इंटू एम, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ये बराबर हमारा आ जाएगा 3m बाई 4 पाई आर नॉट क्यूब। अब यहाँ m जो है वो है मास है न्यूक्लियन का, वो एक कांस्टेंट होता है, और आर नॉट जो है वो है रेडियस है न्यूक्लियन का, वो भी एक कांस्टेंट होता है। इसलिए रो एन जो है वो उसका वैल्यू एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी होगा, और वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा मास नंबर, वो इंडिपेंडेंट होगा मास नंबर A से, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मास डेंसिटी जो है न्यूक्लियस का रो एन वो एक कांस्टेंट होगा, और वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा मास नंबर A से। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, यही आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-MEN 25 का है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें जो है कहता है कि फिगर में एक सर्किट दिखाया हुआ है, ठीक है ना। इस सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये
ये हमें बताना है, ठीक है ना। इसमें आइडियल डायोड केस कंसिडर करना है। यहाँ फ्रेंड्स जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो D1 जो है, D1 का जो एरो हेड है उसके अपोजिट है, इसलिए D1 हो जाएगा रिवर्स बायस्ड। और जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो D2 के एरो हेड के डायरेक्शन में है, इसलिए D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ आइडियल डायोड केस कंसिडर करना है, इसका मतलब D1 और D2 दोनों जो है आइडियल डायोड है, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स एक आइडियल डायोड जो है वो अगर रिवर्स बायस्ड होता है, जैसा कि यहाँ D1 है, तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब वो करंट ब्लॉक कर देता है। और अगर एक आइडियल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब वो अलाउ करता है करंट को जाने के लिए, जैसा कि यहाँ D2 है। तो फ्रेंड्स इस सर्किट में D1 के थ्रू जो करंट पास होगा वो ID1 वो बराबर 0 हो जाएगा, और D2 के थ्रू जो करंट पास होगा वो ID2 होगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये वोल्टेज E1 है, ये E2 है वोल्टेज सोर्स, और ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि हम इस स्टेट सेगमेंट में जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा E1 माइनस VD2 माइनस VP, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा V आउट, ठीक है ना, इस स्टेट सेगमेंट में अगर अप्लाई करें तो फ्रेंड्स हमें मिल जाएगा E1 का 5 हो जाएगा, VD2 बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आइडियल डायोड 0 होता है, ये माइनस VP इज इक्वल टू V आउट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा V आउट बराबर हो जाएगा 5 माइनस VP। अब फ्रेंड्स हम इस सेगमेंट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ मिल जाएगा E2 माइनस VP माइनस VD2 इज इक्वल टू VG। वैल्यूज रखेंगे, E2 हो जाएगा 5, VP हो जाएगा VP, VD2 हो जाएगा 0 क्योंकि आइडियल डायोड है, और VG चूँकि ग्राउंड है इसलिए ये बराबर हो जाएगा 0। तो हमें मिल गया यहाँ VP बराबर 5, तो इसलिए हमारा V आउट बराबर हो जाएगा 5 माइनस VP इज इक्वल टू 5 माइनस 5, VP बराबर 5 है, V आउट बराबर 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इसलिए V आउट बराबर हो जाएगा 0, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, 0 वोल्ट।